चलिए आज हम लोग यूनियन जुडिशरी के टॉपिक से शुरू करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, ड्यू टू योर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको एनजेएसी के प्रोविजंस मिलेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एनजेएसी हैज़ बीन स्ट्रक डाउन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन हैज़ बीन स्ट्रक डाउन वाया द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नेम्ड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। 99th अमेंडमेंट एक्ट of the constitution is the only amendment act in the history of the constitutional history of the India which has been struck down in its entirety। वो पूरी तरीके से स्ट्रक डाउन हुई है। ठीक। अब आर्टिकल 124 को देखेंगे, देन इट टॉक्स अबाउट दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of a chief justice and such other judges एज द पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब। वैसे तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में 7 जजेस लिखा है, लेकिन आई थिंक अब 33 जजेस हो गए हैं आफ्टर सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद। ठीक है। सो 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस। तो हमारा जो डिस्कशन होगा ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में, देखिए उस पर हमारा मेन एम्फेसिस होना चाहिए केस लॉस पे। ठीक है। क्योंकि बेयर टेक्स्ट तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसे आर्टिकल 124 में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, कैसे रिमूव होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, एसेट्रा एसेट्रा। तो मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल 124 आप एंटायरिटी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाय योर सेल्फ। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू ले एन एम्फेसिस ऑन द पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रिमूव होते हैं। ये आपका आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 बताएगा। क्लॉज 7 भी इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 124 का, जो बार करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, दैट दे शैल नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ बार कोर्ट तक है, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस या जिन जजेस ने रिज़ाइन कर दिया है वो सिर्फ कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक्चुअली बात यह है कि वो सिर्फ कोर्ट ही में नहीं, किसी भी अथॉरिटी के सामने अपीयर या प्लीड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा वो ट्राइब्यूनल्स में जा सकते हैं, या वो क्या कहते हैं, दे कैन प्लीड बिफोर एनी अदर जुडिशियल अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम कोर्ट्स, दे कैन नॉट। और ये जो वर्ड एनी अथॉरिटी है ना, इसका लिबरल कंस्ट्रक्शन करेंगे। देयर आर व्यूज according to which it is said that it is nigh impossible to summon a Supreme Court judge who has been retired। ठीक है, वो हैज़ बीन रिटायर्ड और वॉज अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, उसको समन नहीं किया जा सकता। ऐसे भी व्यूज़ हैं, लेकिन ये इशू पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ है, तो इस पे इसको आप ग्रेन ऑफ सॉल्ट से लीजिएगा। ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जब मार्कंडे काटजू के खिलाफ कंटेंट प्रोसीडिंग चली थी, तो हुआ ये था कि मार्कंडे काटजू को अपीयर नहीं करवाया जा सकता था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट हैव द पावर टू मेक हिम अपीयर बिफोर इट, क्योंकि वो प्लीड नहीं कर सकते। ठीक है। नाइदर ही कैन एक्ट बिफोर एनी कोर्ट और एनी अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट भी तो एक अथॉरिटी है और कोर्ट भी है। तो ऐसे में बात ये उठ रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू समन हिम या कंपेल हिज अपीयरेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हमने नोटिस दी है, समन नहीं दिया है, एंड जस्टिस मार्कंडे काटजू बाय हिमसेल्फ अपीयर्ड बिफोर अस। ठीक है। तो इस कारण की वजह से ये जो इशू था वो टोन डाउन हो गया, वरना इस पे तो एक लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बैठना चाहिए in order to determine that whether a former Supreme Court judge can appear and plead before any authority or court। ठीक है। और हाँ तो किस लिमिट में और ना तो किस लिमिट में। ठीक है। क्योंकि क्लॉज 7 तो प्रोहिबिट कर रहा है, एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर रहा है, पर किस लिमिट तक कर रहा है, कि क्या वो डिफेंड भी नहीं कर सकते अपने आप को या क्या नहीं कर सकते, क्योंकि डिफेंस भी एक प्लीडिंग होती है। ठीक है। डिफेंस भी एक प्लीडिंग होती है। और यहाँ पे बार किस चीज पे है कि ही शैल नॉट प्लीड और एक्ट। ठीक है, एक्ट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर बिफोर एनी कोर्ट, चाहे कोई भी कोर्ट हो या कोई भी अथॉरिटी हो। तो बाय इटसेल्फ अगर देखें तो इसका लिबरल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि जस्टिस मार्कंडे काटजू खुद कर रहे थे, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू अभी सेटल नहीं हुआ है। तो इस आर्टिकल को अभी आप बेयर टेक्स्ट लेवल पे ही ध्यान रखिए।
क्वालिफिकेशंस क्या हैं फॉर अ पर्सन टू बी appointed as a judge of the Supreme Court? He should for at least 5 years be a judge of the High Court, or for at least 10 years an advocate of the High Court, or two or more such courts in succession. Yeah, in the opinion of President, he should be a distinguished jurist. अच्छा, ये जो क्लॉज है अमेरिका से लिया गया है. इंडिया में क्लॉज सी के एक्सरसाइज की कभी पोजीशन आई नहीं है. कभी भी किसी ऐसे पर्सन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है in the constitutional history of India who is in the opinion of the president a distinguished jurist. United States में हुआ था. Justice Frankfurter was appointed directly to the Supreme Court because according to the president he was a distinguished jurist. United States में ऐसा हुआ था. इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है और लग नहीं रहा कि कोई चांसेस हैं कि ऐसा होगा. एक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हमारे सामने कौन डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है, हम खुद ही सबसे अच्छे डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है. ठीक है, बाकी हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए ऑन दिस पॉइंट की अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या है. ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं. आर्टिकल 128 एसेट्रा एसेट्रा खुद से पढ़ सकते हैं. अब आ जाते हैं आर्टिकल 129 पे. ठीक है, मीट एंड बोन्स पे आते हैं. आर्टिकल 129 says that the Supreme Court is the court of record and it shall have the power to punish for contempt of itself. मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की सारी पावर्स हैं इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट. अच्छा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स कि द कोर्ट वूज रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड इन परपेचुटी. इससे हमें दो चीज़ें और पता चलती हैं. ठीक है, पहला, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज़ द पावर टू डिटरमाइन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. सुप्रीम कोर्ट का किसी मैटर पे जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ये सवाल का आंसर सुप्रीम कोर्ट खुद दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं. द पावर टू डिटरमाइन वेदर द jurisdiction exists or not is judicial in nature, and article 129 by using these words that Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such court including the power to punish for contempt of itself means that constitutional framers wanted to confer a wide discretion and power on the Supreme Court. तो Supreme Court के पास अपना jurisdiction determine करने की भी power है, उसके पास कंटेम्प्ट की भी पावर है, बट इट इज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट दीज टू थिंग्स. ठीक है, जैसे कि लेट मी कोट द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इन नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द अपेक्स कोर्ट बीइंग द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एज द जुरिसडिक्शन इन एवरी मैटर, and if there be any doubt, the court has the power to determine its jurisdiction. On the question of contempt, Supreme Court said that it has summary jurisdiction to punish for the contempt of its authority, and this is an extraordinary power and it is exercised only to uphold the majesty of the judicial system. ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने with regards to contempt in West Bengal Administrative Tribunal versus SK Monobar Hussain 2012 AIR Supreme Court SCW पेज नंबर 2250. अब कंटेम्प्ट की पावर क्यों होती है? देखिए, कंटेम्प्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू जस्ट नरेट यू ऑल द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस, क्योंकि बहुत हैं. हाँ, आपको पर्सनली मुझसे जानना हो तो मैं बहुत बता सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में आप कहें मेरी सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है आउट ऑफ एवरी ग्रेड 5, तो वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आई नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेटर देन एनी अदर सब्जेक्ट. ठीक है, तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ज़रूरी है. वाई इज सच लॉ नेसेसरी. सुप्रीम कोर्ट सेड इन द केस ऑफ ओम प्रकाश जायसवाल वर्सेस DK मित्तल AIR 2000 Supreme Court page number 1136 that the availability of an independent judiciary and an atmosphere wherein judges may act independently and fearlessly is the source of existence of civilization in the society. The writ issued by the court must be obeyed. It is the binding efficacy attaching with the commands of the court and the respect for the orders of the court which deter the aggrieved persons from taking the law in their own hands, because they are assured of an efficacious
civilized method of settlement of disputes being available to them, wherein they shall be heard and their legitimate grievances be redeemed. Any act or omission which undermines the dignity of the court is therefore viewed with concern by the society, and the court treats it as an obligation to zealously guard against any onslaught of its dignity. Basically, in a nutshell, what does Supreme Court mean? Supreme Court basically कह रहा है contempt की power is necessary to make people obey its orders. पहला, not just people, even the government. ये पहला है. दूसरा, to uphold the dignity and the majesty of judiciary. इतने बड़े पैराग्राफ को 2 लाइन में आप कन्फाइन करना सीखिए. ठीक है. जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या क्या कंटेम्प्ट माना जा सकता है. ठीक है. पहला, insinuations derogatory to the dignity of the court which are calculated to undermine the confidence of the people in the integrity of the judges. B, an attempt by one party to prejudice the court against the other party to the action. C, to stir up public feelings on the question pending for decision before the court and to try and influence the judges in favor of himself. ये sub judice matters के context में लगता है. D, an attempt to affect the minds of the judges and to deflect them from performing their duty by flattery or veiled threat. E, an act or publication which scandalizes the court attributing dishonesty to a judge in the willful discharge of his functions. F, willful disobedience or non-compliance to the court's order. ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंस्टेंसेस बताए थे. हीरालाल दीक्षित वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 743. एक बात याद रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब भी कमिट हो सकता है व्हेन द कोर्ट इज स्कैंडलाइज्ड बाय कास्टिंग अनवारंटेड, अनकॉल्ड फॉर एंड अनजस्टिफाइड aspersions on the integrity, ability, impartiality or the fairness of a judge in discharge of his judicial function as it amounts to interference with the due course of administration of justice. तो याद रखिएगा, कंटेम्प्ट और स्कैंडलाइजेशन ऑफ जुडिशरी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट पनिश ज़रूर करता है, हमेशा पनिश करता है अगर उसकी नज़र में आ गया. प्रोसीजर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट या तो कंटेम्प्ट का जो कॉग्निजेंस है वो तो सुमोटो ले सकता है, या अगर आप खुद लॉन्च करना चाहते हैं देन यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो verifies the matter and sees if the contempt has actually been committed. तब it forwards the matter to the Supreme Court कि yes, in my opinion the contempt has been committed and the Supreme Court should take action on it. लेकिन तब भी फाइनल कॉल जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है. इट मे डिसाइड टू इशू कंटेम्प्ट और इट मे नॉट डिसाइड टू इशू कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट इज प्योरली द जज सेंट्रिक थिंग. ठीक है. इट इज प्योरली इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज to decide a matter or not decide a matter with regards to contempt. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ contempt हुआ है but it is not proper to take up this issue, even then supreme court can close that case. ठीक है. You should be very particular about these things कि जो discretion है judges का with regard to the contempt of court, it is as wide as the sentencing power with the judges hold. ठीक है. और एक बात और याद रखिएगा, कुछ लोगों का ये बिलीफ है, इनफैक्ट इवन कुछ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का भी ये बिलीफ हुआ करता था कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है जिसने 6 महीने तक की सज़ा डिसाइड करके रखी है कंटेम्प्ट की, वो लिमिट है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विद रिगार्ड टू कंटेम्प्ट. ये कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने दिमाग में. जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है वो हाई कोर्ट तक अप्लाई करती है, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं अप्लाई करती. इवन दो सुप्रीम कोर्ट treats it as a model law, that is a different thing. Supreme Court treating a particular statutory provision as a model law is a different thing than saying that the particular law binds the Supreme Court. Also remember one more thing, contempt of court is a constitutional power which is inherent in the court. Contempt की power confer नहीं की जा सकती. ठीक है. It is a constitutional power which is inherent in the Supreme Court, and no legislature, be it parliament or state legislature, can take away that power. Be very particular about that. Supreme Court has already held it to be so. No legislature, no matter how powerful, can take away the contempt powers of the Supreme Court or the High Court. एक और चीज़ याद रखिएगा,
कंटेम्प्ट का जो भी मैटर होता है इट इज प्राइमरली बिटवीन द जज एंड द कंटेम्नर, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, इशू को नोटिस में ला सकते हैं, दैट्स द मोस्ट यू कैन डू। अगर कोर्ट को लगता है कि मेरा कंटेम्प्ट हुआ है तो वो पनिश कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट अ कॉज टू पनिश, या कोर्ट इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द क्रिटिसिज्म ऑफ दैट पार्टी या स्कैंडलाइजेशन एक्सेट्रा, तब भी कोर्ट मैटर को क्लोज कर सकता है, ठीक है। आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको अगर लगता है कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ तो कोर्ट भी मानेगा उसका कंटेम्प्ट हुआ, इवन दो यू माइट बी राइट। ऐसा भी हो सकता है कि यू आर करेक्ट दैट द कंटेम्प्ट हैज हैपेंड, बट सुप्रीम कोर्ट में डिसएग्री। ये प्योरली जज सेंट्रिक है, ठीक है। तो जज की जो मेंटेलिटी होती है उसके हिसाब से चलता है। मतलब मैं आपको लॉ से हट के बता रहा हूँ, क्योंकि लॉ में तो कई चीज़ें अगर आप एज इट इज़ पढ़ेंगे कंटेम्प्ट लॉ का, और सुप्रीम कोर्ट को अगर आप बोल देंगे कि आप अपने प्रेसिडेंट के हिसाब से चलिए इन द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, तो सुप्रीम कोर्ट लगभग आधी सोशल मीडिया को पनिश कर डालेगा, ठीक है। जैसी जैसी बातें ट्विटर पे होती हैं उस हिसाब से आधी सोशल मीडिया जेल में चली जाएगी। हाँ, आप समझ सकते हैं कितने सारे लोग हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी मत समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को आप सोचें कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे कंटेम्प्ट नहीं लिया तो हमारे केस में भी नहीं लेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आपके केस में कॉग्निजेंस ले ले। ओवरऑल अगेन मैं इशू को बहुत एक्सपर्टीज से आपको बता रहा हूँ कि इट इज प्योरली द डिस्क्रेशन ऑफ द जज। जज को लगता है कंटेम्प्ट हुआ तो माना जाएगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवोकेट मिस्टर मैथ्यू जे नेदमपारा। अब ये कहा जाता है, इट इज एलाइज्ड दैट ही वाज चैलेंजिंग द पेशेंस ऑफ पर्टिकुलर जजेस, ठीक है। कुछ जजेस थे, उनको वो मतलब बता रहे थे कि यू आर डूइंग इनजस्टिस, यू आर डिसऑनेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो जजेस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं लेते थे, ठीक है। वहीं पे जस्टिस रोहिंटन नारीमन आए, अब सेम चीज़ उन्होंने मिलती जुलती चीज़ उन्हीं के खिलाफ बोल दी, तो रोहिंटन नारीमन ने उन्हें पनिश कर दिया कंटेम्प्ट के लिए। तो डिफरेंस ऐसे होते हैं, ठीक है। सेम मैटर पे एक जज पनिश नहीं कर रहा है, वही दूसरे मैटर पे दूसरा जज पनिश कर देगा। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए सेंटेंसिंग पॉलिसी की तरह है। एक जज हो सकता है बड़ा हार्ड लाइनर हो, वो कहे कि भाई आपने रॉबरी की, मैं आपको मैक्सिमम पनिशमेंट दूंगा। दूसरा जज हो सकता है बड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो, लिबरल हो। ऐसे जजेस अच्छे नहीं होते बाय द वे। हर चीज़ में लिबरलिज्म अच्छा नहीं होता, और हर चीज़ में खैर हार्ड लाइनर होना भी अच्छा नहीं होता। देयर शुड बी द बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए। तो दूसरा जज हो सकता है बड़ा लिबरल हो, वो कहे कि यार रॉबरी की पर उसने गरीबी की वजह से की, और अपने बिहाफ पे उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाते हुए चले जाते हैं एज इफ ही इज द डिफेंस काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉबर हु हैज बीन कन्विक्टेड। तो ऐसी सिचुएशन वो कहे कि भाई मैं इसको 6 महीने की सज़ा सुनाता हूँ या मैक्सिमम 3 महीने की। तो आप देख रहे हैं ना, सेंटेंसिंग पॉलिसी जितनी इरेटिक है उतना ही कंटेम्प्ट का जो कन्विक्शन और सेंटेंसिंग पॉलिसी है ये भी उतनी इरेटिक है। कंटेम्प्ट इज प्योरली जज सेंट्रिक। इस पे आप कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। वैसे तो इस पे मेरे पास बहुत केसेस हैं, कई केसेस हैं जहाँ पे, कई केसेस कह रहा हूँ मैं, एक केस है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वाज कन्विक्टेड, ठीक है। EMS नाम्बुरीपद ऐसा कुछ नाम था उनका। और कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे उनसे 1000 गुना ज़्यादा बुरे एलिगेशंस हैं और उनको कोई कन्विक्शन नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे ना बड़ा अजीब सा एराटिक पॉलिसी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ, वो है आपका दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब यहाँ पे हुआ ये था कि एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो था वो बड़े स्ट्रिक्चर पास किया करते थे पुलिस वालों पे, और पुलिस प्रशासन उनसे डरा रहता था, बहुत डरता था। स्ट्रिक्चर पास कर देते, स्ट्रिक्चर पास करने की वजह से क्या होता था कि सर्विस रिकॉर्ड है अफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर था, वो ना ग्रज रखता था इनके खिलाफ। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, इनको बहाने से पुलिस स्टेशन बुलाया। अब बहाने से बुला लिया और उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया वहाँ पे, और 2-3 चांटे मार दिए। तो 2-3 चांटे मारने के बाद इनको ले गए हॉस्पिटल मेडिकल करवाने के लिए, और इनकी एक फ़ोटो खिंचवा ली मीडिया वालों से। मतलब इन्होंने, पुलिस वाले ने पहले मीडिया वाले को बुलाया था कि आप आओ और
ये जो है इनकी ये फ़ोटो लो इस हालत में। तो जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये गुजरात का मैटर है बाय द वे, ठीक है, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को आप देख रहे हैं कि भाई वो बंधे हुए हैं और पुलिस वाले पकड़े हुए हैं। अब ये जब मैटर गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और ये जैसे मीडिया में पहले ही आया था, तो भाई पूरी जो जुडिशरी थी ऑल ओवर द इंडिया वो हिल गई। यार ये कैसे चलेगा कि भाई एग्जीक्यूटिव का कोई मेंबर जुडिशरी के किसी मेंबर को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो हाउ इज़ जुडिशरी सेफ। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन जो थी वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनको और डीएसपी को, मतलब सारे लोगों को जो भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि डीएसपी इस मामले में इन्वॉल्व थे कि उन्होंने कुछ किया नहीं था, उन्होंने बस एक टैसिट कंसेंट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको रोकना चाहिए था बट आप एलाबाई वहां पे क्रिएट करने लगे, तो इनको भी पनिश किया गया। तो इनको समैरली पनिश किया था कंटेम्प्ट के लिए। तो एक पॉइंट उठाया गया था इस केस में कि आप हमें क्यों कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर रहे हैं, जब हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि इस प्रॉपर केस में गुजरात हाई कोर्ट था। मैटर गुजरात का है, गुजरात हाई कोर्ट का जुडिशियल ऑफिसर है, तो गुजरात हाई कोर्ट ही तो कंटेम्प्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 129 ने सुप्रीम कोर्ट को इतनी ब्रॉड पावर्स दे के रखी हैं दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन द इंटेग्रिटी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एज वेल under its protective umbrella. This is the inherent power of the court as the court of record, as is laid down under Article 129. Supreme Court said that the subordinate court administer justice at the grassroots levels. Their protection is necessary to preserve the confidence of the people in the efficacy of the courts and ensure unsullied flow of justice at the base level. With regard to the Chief Judicial Magistrate, Supreme Court said, and you lay emphasis on this क्योंकि आप लोग भी बनेंगे, कि the Chief Judicial Magistrate is the head of the magistracy in the district who administers justice to ensure, protect and safeguard the rights of citizens. The subordinate court at the district level cater to the needs of the masses in administering justice at the base level. By and large, the majority of the people get their disputes adjudicated in the subordinate courts. It is in the general interest of the community that the authority of the subordinate court is protected. तो concerned police officials को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेते हुए कंटेम्प्ट के लिए पनिश किया। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने टैसिटली ये भी एक्सेप्ट किया कि इट एक्सरसाइजेज द जुडिशियल सुपरविजन ओवर ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉन्टेंशियस इश्यू है कि जुडिशियल सुपरविजन उसका है या नहीं, लीगली स्पीकिंग तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इस जजमेंट को अगर आप कंस्ट्रू करेंगे तो आप पाएंगे कि हो सकता है कि हो। आई एम लीनिंग इन द फेवर ऑफ कि जुडिशियल सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, क्योंकि जुडिशियल स्ट्रक्चर इंडिया में यूनिटरी है, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुपरविजन मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद सबऑर्डिनेशन, ठीक है। सुपरविजन अलग होता है, सबऑर्डिनेशन अलग होता है, अलग अलग टर्म्स है, कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। और वैसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास जो कि पुलिस और जुडिशरी, सबऑर्डिनेट जुडिशरी से अक्सर टकराव होता है पुलिस का, ठीक है। और कभी कभी होता है ना, स्ट्रिक्ट जजेस आ जाते हैं और फिर वो अपने हिसाब से चलने लगते हैं, तो ऐसे में ये अच्छी भी बात है, स्ट्रिक्ट जजेस होने चाहिए। इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी दैट वी हैव द स्ट्रिक्ट जजेस इन द कंट्री हु आर ऑनेस्ट, ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टनेस करप्शन के लिए, स्ट्रिक्टनेस ऑनेस्टी के लिए है, इंटेग्रिटी के लिए है, लॉ के लिए है, जस्टिस के लिए है, देन दैट इज़ गुड। ऐसे में हर अथॉरिटी विल कम टू द एड ऑफ दिस पर्टिकुलर जज, जैसा कि कई केसेस में पाया गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, देयर हैज़ नेवर बीन एन इंसिडेंस इन इंडिया जहाँ पे एक्चुअली में अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का या एग्जीक्यूटिव का क्लैश जुडिशरी से हुआ है तो कभी भी एग्जीक्यूटिव जीता हो। जो भी ऑफिशियल्स ने ऐसी हरकत की है वो पनिश ही हुए हैं। और एक और बात याद रखिएगा, कंटेम्प्ट के पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो आईपीसी में जो पनिशमेंट है वो माफ़ हो जाएंगे, नहीं, वो तो चलेंगे ही। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट अस सपोज कि एक ऑफिसर, मान लीजिए, लेट अस सपोज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लेट अस सपोज ही स्लैप्स अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक। अब ये कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट के लिए इनको समरी पनिशमेंट मिल जाएगा, ठीक है, 6 months, 6 महीने की सजा मिल गई। लेकिन जो थप्पड़ मारा है तो 323 भी तो हुआ, ठीक है।
और चलिए थप्पड़ मारने के बाद इन्होंने धमकी भी दी। धमकी क्या दी? धमकी ये दी कि अगर तुमने कंप्लेन की तो मैं तुम्हें देख लूंगा। तो एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी हुआ। इनको दोनों की सजा मिलेगी। 323 रेड विथ 506 की भी होगी। तो ये मैटर चलेगा। ये मैटर्स जो 323 और 506 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी में आईपीसी सब्सटेंशियल ऑफेंस बता रही है और सीआरपीसी उसका प्रोसीजर बता रही है, तो ये उस हिसाब से चलेंगे। पनिशमेंट इनका भी होगा। डू नॉट थिंक कि कंटेम्प्ट के लिए पनिश हो गए तो अब आईपीसी के लिए पनिश नहीं हो सकते। यहाँ पे भी डबल जेपर्डी का जो आर्ग्यूमेंट है वो अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। वन कैन बी पनिश्ड बोथ फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कैन बी पनिश्ड अंडर आईपीसी ऑफेंसेस, ठीक है। Let us not delve too deep in the contempt of court, even though I'd love to talk about it. Contempt of court, in fact, is my favorite topic out of any topic. अगर कभी भी किसी भी चीज़ पे बात करने का मन करे कि contempt of court के बारे में आपको और जानना है, तो contempt is my favorite topic. I can talk for hours on this topic. खैर अब हम आ जाते हैं जरा रिमूवल वाले पॉइंट पे। रिमूवल वाला पॉइंट थोड़ा अभी ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 124 पे वापस आ जाते हैं। हाँ, आर्टिकल 124। तो एक तो आपने बेयर एक्ट का वो देख लिया। आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट द रिमूवल। इसको जरा पढ़ते हैं, क्या कहता है। कहता है कि अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट passed after an address by each house of the parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting has been presented to the president in the same session. Mark the word same session. एक ही session में होना चाहिए, अलग अलग session में ऐसा नहीं हो सकता। In the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity. अब देखिए यूपीएससी के चेयरमैन में प्रूव्ड शब्द मिसिंग है, उनको भी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए रिमूव किया जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। तो ये प्रूव्ड का जो पॉइंट है कैसे प्रूव होगा, ये इसका जो इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ का जो रेगुलेशन है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट करती है। जजेस इंक्वायरी एक्ट वो प्रोसीजर बताती है जिसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन या प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी ऑफ द जज पाया जाएगा, ठीक है। क्लॉज 5 आपको यही बताता है द पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन द प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज अंडर क्लॉज 4। जजेस इंक्वायरी एक्ट क्लॉज 5 के ही कंटेक्स्ट में बनी है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में एक कंसेप्ट है वंस अ जज ऑलवेज अ जज। वहां के जो जज है ना दे होल्ड द ऑफिस फॉर लाइफ। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज तो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जजेस होल्ड द ऑफिस फॉर लाइफ। वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट नहीं है कि इस एज के बाद रिटायर हो जाएंगे। जजेस को जब तक लगता है कि आई एम कॉन्शियस वो तब तक रहेंगे इन ऑफिस। यूएसए में जजेस आर रिमूव्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इन द केस ऑफ ट्रीजन, ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमिनर्स यूएसए में, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फॉर रिमूवल इस बात पे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पर हम कहते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, ट्रीजन, ब्राइबरी और हाई क्राइम्स ऑफ मिसडिमिनर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तो मिसबिहेवियर में आ जाती हैं। तो हमने एक शब्द को यूज किया और वो उतना वाइड शब्द है कि उसके अंदर ये ट्रीजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम्स, मिसडिमिनर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इनकैपेसिटी का क्या मतलब है? इनकैपेसिटी का मतलब है कि मान लीजिए दैट अ पर्टिकुलर जज हैज लॉस्ट हिज सेंसेस, ठीक है। लेट अस सपोज कि मेंटली उनको डिमेंशिया हो गया है, साइकोलॉजिकली वो फिट नहीं है, ल्यूनेटिक बन गए हैं, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि वो कैसे ल्यूनेटिक बन गए। सुप्रीम कोर्ट का जज भी तो ह्यूमन है, ल्यूनेटिक क्यों नहीं हो सकता? जब आम आदमियों को कोई बीमारी हो जाती है उनको भी हो गई होगी, हो सकती है। मतलब स्क्रिजोफेनिक हो गए, कुछ ऐसा हो गया कि जजमेंट लिखते वक्त आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आत्माएं दिख रही हैं कि ये जो पर्टिकुलर जजमेंट मैं लिखने वाला हूँ मुझे आत्माएं कह रही हैं कि इसको अलग तरीके से लिखो। तो ऐसा अगर मान लीजिए हो जाता है तो इनकैपेसिटी इससे दिख जाती है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं
इसको आपको इस कंटेक्स्ट में समझना है कि ये इनकैपेसिटी वाले क्लॉज में फॉल करेंगे। जब शब्द प्रूव्ड जुड़ जाता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी से, तो इसका ये मतलब है कि ये चार्ज अलेज करना सफिशिएंट नहीं होगा। इसको साबित करना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बिफोर एन इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल इज वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डज नॉट प्रिस्क्राइब हाउ दिस इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कैरिड। उसके लिए लॉ बनना चाहिए, तो पार्लियामेंट सेटल करेगी वो लॉ। पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया उस कॉन्टेक्स्ट में वो है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, और दैट रेगुलेट्स द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज फॉर प्रेजेंटिंग एन एड्रेस बाय द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज रिमूवल। अब जब प्रोसीजर है उसके अंदर इट इज एज फॉलोज। A notice for motion for presenting such an address may be given first by 100 members of Lok Sabha or 50 members of Rajya Sabha. The speaker of the chairman may either admit or refuse to admit the motion. If it is admitted, then the speaker or chairman is to constitute a committee consisting of a Supreme Court judge, Chief Justice of the High Court and a distinguished jurist. If notice for the motion are given on the same day in the both houses, the committee of inquiry is to be constituted jointly by the speaker and the chairman. The committee of inquiry is to frame definite charge against the judge on the basis of which the investigation is proposed to be held and give him a reasonable opportunity of being heard, including cross examination of witnesses. If the charge is that the physical or mental capacity of the judge has been rendered defunct, then the committee may arrange for medical examination of the judge by medical board appointed by the speaker or chairman or both as the case may be. The report of the committee is to be laid before the concerned house or houses. If the committee exonerates the judge of the charge laid against him, then no further action is to be taken on the motion of his removal. If, however, the committee finds that the judge is guilty of misbehavior or suffering an incapacity, the House can take up the consideration of the motion. On the motion being adopted by both houses according to Article 124 Clause 4, an address may be presented to the President for the removal of the judge. ये अब जाएगा address, ठीक है? And the rules under the act are to be made by the committee consisting of 10 members of Lok Sabha and 5 members of Rajya Sabha. उस एक्ट के अंदर जो कमेटी रूल बनाती है वो रूल मेकिंग कमेटी में 10 मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं और 5 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। तो ये देखा जा सकता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ द जज इन इंडिया इज मॉडल्ड आफ्टर इंग्लिश प्रोविजन, दो इंडियन प्रोविजन इज समवॉट मोर रिजिड as compared to the process of removal in its English counterpart, because पहला it requires special majority in both houses, whereas in England no special majority is prescribed, while in India the grounds have been specified on which the address for the removal of judge can be presented. There is no such provision in England. ये second ground था। third ground क्या है जो इसमें difference है इंडिया और इंग्लैंड में? In India there is a provision for investigation and proof of the grounds before presenting an address. No such provision exists in England. Therefore, it appears that the provision in England for the removal of judges is flexible as compared to that in India. ठीक है, अब हम केस लॉ डिस्कस करते हैं। ये है सब कमिटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1992, Supreme Court, page number 320. Supreme Court in this case was called upon to consider the question that whether the dissolution of the Lok Sabha put an end to the motion for removal of the concerned Supreme Court judge. Supreme Court's response to this question was that the motion of removal of a judge under Article 124 of the Constitution does not lapse with the dissolution of the House. The motion having been submitted to the Speaker, its validity in no way be impaired by the dissolution of the House. सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि मोशन लैप्स हुआ है या नहीं बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन, ये सिर्फ हाउस डिसाइड कर सकता है, क्योंकि कोर्ट के ओपिनियन के हिसाब से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट अपने स्फीयर में काम करती है और जुडिशरी अपने, तो मोशन लैप्स होना या ना होना ये हाउस ही डिसाइड करता है। ठीक है,
primarily the speaker or the chairman as the case may be. It is not for the courts to decide. पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू is an inevitable part of the written constitution, which is the fundamental law of the land. So the interpretation of the law is the domain of the courts, and on such interpretation of the constitutional provision as well as the Judges Inquiry Act, it requires to be held that under the law such motion does not lapse and the courts retain jurisdiction so to declare. क्योंकि एक डाइकोटमी थी ना, एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि मोशन लैप्स नहीं करता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि ये डिसीजन ये स्पीकर या चेयरमैन का है. तो इमिडिएटली उन्होंने अपनी रीजनिंग को करेक्ट किया ये कहते हुए कि देखिए, क्योंकि हम फाइनल इंटरप्रेटर हैं और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है एंड इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, तो ऐसे में हम ये जुरिसडिक्शन तो ज़रूर रखते हैं डिक्लेयर करने का कि मोशन लैप्स कर रहा है या नहीं कर रहा. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द मोशन डज नॉट लैप्स. अब ये बड़ी ऑड रीजनिंग है सुप्रीम कोर्ट की, बट ठीक है. फिर सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड टू आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 124. सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that the constitutional process for the removal of the judge up to the point of admission of the motion, constitution of committee and the recording of findings by the committee are not, strictly speaking, proceedings of the House of the Parliament. This part is covered by enacted law. कौन सा law है? Judges Inquiry Act. The Speaker is a statutory authority under the Judges Inquiry Act up to the point and matter he cannot remain outside the court's jurisdiction. जब तक स्पीकर जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर फंक्शन कर रहे हैं तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कंस्ट्रू किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट. और तब व्हेन ही इज फंक्शनिंग अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट, ऐसी सिचुएशन में ही इज नॉट आउटसाइड द एम्बिट एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. टिल दिस स्टेज द मैटर कैन नॉट बी डिस्कस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बिकॉज द बार इज प्लेस्ड बाय आर्टिकल 121. फिर the speaker, while admitting a motion and constituting a committee to investigate the alleged grounds of misbehavior or incapacity, does not act as a part of the house. The house does not come into the picture at this stage. Parliament comes in the picture only when the finding is reached by that machinery that the alleged misbehavior or incapacity has been proved. Prior proof of misconduct in accordance with the law made under Article 124 Clause 5 is a condition precedent for lifting the bar under Article 124. For lifting the bar under Article 121. 121 में क्या लिखा है? 121 में ये लिखा है ना कि discussions with the matter and the conduct of the Supreme Court judges, Supreme Court or the judges of the High Court. तो वो कह रहे हैं, Supreme Court के judges कह रहे हैं कि पहले proof होना चाहिए misconduct का. That is the condition precedent for lifting the bar under Article 121 against discussing the conduct of the judge in Parliament. So Article 124 Clause 4 really becomes meaningful only with a law made under Article 124 Clause 5. ये बहुत important है. Without such a law having been made, the constitutional scheme and process for the removal of judge remain incoherent. Incoherent मतलब incomplete. The Judges Inquiry Act 1968 is therefore a constitutional and intra-vires parliament. Then Supreme Court said that when a speaker admits the motion under section 3 of the Judges Inquiry Act, the judge concerned is not, as a matter of right, entitled to any notice or hearing. Also, there is no legal provision under which the court has power to interdict a judge from attending to the judicial work in court pending the inquiry against him. It may, however, be advisable to do so if advised by the Chief Justice. The Chief Justice is expected to find a desirable solution in such a situation to avoid embarrassment to the judge and to the institution in a manner which is conducive to the independence of judiciary. Should the Chief Justice be of the view that in interest of the institution of the judiciary, it is desirable for the judge to abstain from judicial work till the final outcome under Article 124 Clause 4, he would advise the judge accordingly. The judge would ordinarily abide by the advice of Chief Justice. The court also ruled that the petitioner, being a committee of the bar,
has a locus standi to move a writ petition in the court to raise these matters concerning the removal of the Supreme Court judge. फिर दूसरा केस आया, वो है सरोजनी रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस केस में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज हुए. पहला सवाल ये था कि whether the concerned judge has a right of judicial review of the order of removal that is made by President under Article 124 Clause 4. इसके लिए तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. क्लॉज 2 सॉरी सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें था वो ये था कि इज द इंक्वायरी कमिटी a tribunal and subject to the Supreme Court's appellate jurisdiction under Article 136. और तीसरा सवाल ये था कि does the concerned judge have a right to get a copy of the report before its submission to the speaker. Now the 5 judges bench considered the issues involved and I am telling you the majority opinion. According to the Supreme Court, this is a summary of the judgment of the Supreme Court in this matter. According to the Supreme Court, by and large, the majority of the judges ruled that after the reading constitutional provision and the provision of the Judges Inquiry Act and the rules made thereunder, Supreme Court pointed out that if an inquiry committee reaches the verdict of not guilty, either unanimously or by majority, the matter ends there, and the Parliament is not required to take up the motion of removal for consideration. This means that the inquiry committee is the sole and final arbiter on the question of removal of the judge, where the findings reached by the committee is whether unanimously or by majority is that the judge is not guilty. मतलब अगर कमिटी ने बोल दिया कि जज गिल्टी नहीं है, then the matter ends there. अब वो फाइनल आर्बिटर वहाँ पे हो जाती है. ठीक है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन का इंडिकेशन ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं रखता है व्हेन द इंक्वायरी कमेटी इस कंक्लूजन पे आएगी कि द पर्टिकुलर जज इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी मिसबिहेवियर. तो ऐसी सिचुएशन में नो क्वेश्चन अराइजेज ऑफ फर्निशिंग अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी टू द कंसर्न जज. अब in case that the inquiry committee finds that the judge is guilty, then the matter goes to the Parliament. The Supreme Court in this situation has come to the conclusion that under Article 124 Clause 4, a full consideration on merits including correctness of the finding of guilt made by the inquiry committee on the basis of material before the Parliament is contemplated during the parliamentary part of the process of removal of the judge. This means that despite the finding of guilty by committee, the Parliament may decide, after considering the matter, not to adopt the motion of removal of the judge. This leads to the conclusion that the concerned judge should also have an opportunity to comment on the finding by the inquiry committee. For this purpose, therefore, the Speaker or the Chairman of the House has to supply a copy of the inquiry committee's report to the concerned judge, while causing it to be laid before the Parliament in accordance with Section 4 Clause 3, Section 4 Subsection 3 of the Judges Inquiry Act. As regards to the judicial review, Supreme Court ruled that if the Parliament does not adopt the motion for the removal of the judge, the process ends there, and there again no challenge is available to anyone. वहाँ पे भी judicial review available नहीं है. The judicial review of the finding of guilty made by the inquiry committee may be permissible on limited grounds pertaining only to the legality, but only after making of the order of removal by the President in case Parliament adopts the motion by requisite majority. The resort to the judicial review by the concerned judge between the time of conclusion of the inquiry committee and making of the order of the removal by the President would be premature and is unwarranted in the constitutional scheme. तो basically Supreme Court कह रहा है कि अगर Parliament motion नहीं adopt करती for the removal, तो again judicial review is not available. But if the Parliament adopts the motion for removal, then judicial review would be available. However, किस stage पे? Supreme Court के words quote करता हूँ. Supreme Court said कि the resort to the judicial review by the concerned judge between the time of conclusion of inquiry by the committee and the making of the order of removal by the President would be premature. इसका मतलब है
कि इंक्वायरी के कंक्लूजन के बाद और प्रेसिडेंट के ऑर्डर के रिमूवल से पहले जुडिशियल रिव्यू का पिटीशन फाइल करना इस मैटर पे प्रीमेच्योर होगा, ठीक है। तो मतलब इसके बाद ही किया जाना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that the inquiry committee appointed under the Judges Inquiry Act cannot be treated as a tribunal for the purpose of Article 136 because the report finding the judge guilty of misbehavior is in the nature of recommendation for his removal, which may or may not be acted upon by the parliament. Since the committee holding the judge is guilty of any misbehavior is not final and conclusive, it is legally not permissible to hold that the committee is a tribunal under Article 136 of the Constitution. This means that an appeal cannot be filed in the Supreme Court from the inquiry committee under Article 136. तो ये है पूरा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का, एंड वेदर द जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल और नॉट। अभी इतना टफ प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा नहीं है जो रिमूव किया गया हो। पास आ गए थे कई, पर रिमूव नहीं किए गए, आज तक एक भी नहीं है वो हैज़ बिन रिमूव्ड। अब ये जो जजमेंट मैंने अभी आपको बताया ना जस्टिस रामास्वामी के कॉन्टेक्स्ट में, ये उसी वक्त फाइल किए गए थे। जस्टिस रामास्वामी वाज फेसिंग इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, रिमूवल प्रोसीडिंग्स। तो द मोशन वाज पुट इन द हाउस बट द मोशन लॉस्ट। भाई कमेटी की फाइंडिंग आई कि इज गिल्टी, बट द मोशन जो था इट वाज लॉस्ट बिकॉज रिक्विजिट वोट्स नहीं कलेक्ट हो पाए बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी मेंबर्स। याद रखिएगा एक ही सेशन में होना चाहिए, उस सेशन में नहीं हुआ तो पूरा प्रोसेस यू हैव टू गो ऑल ओवर अगेन, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 124 इस बात पे बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो मोशन फॉर रिमूवल है इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन, ठीक है, और स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू। तो जस्टिस रामास्वामी के केस में क्या हुआ था, मोशन वाज पुट टू वोट इन द हाउस बट इट लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि उसको रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिल पाए थे हाउस में बिकॉज कांग्रेस पार्टी मेंबर्स रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग। अब भाई रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग हुआ तो इसका एक सीक्वल हुआ था। अब ये था लिली थॉमस वर्सेस स्पीकर ऑफ लोकसभा 1993 वॉल्यूम नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 234। तो writ petition was moved in the Supreme Court seeking a declaration that the motion of impeachment moved in the Lok Sabha for the removal of the Supreme Court judge ought to be regarded to have been carried out by construing the expression supported by majority in Article 124 Clause 4 as meaning the member abstaining from voting should be deemed to have supported the motion. Supreme Court rejected the contention. The court argued that the expression not less than 2/3 of the members present and voting in Article 124 Clause 4 implies that the motion is to be deemed to be carried only when the requisite number of members express their support for the motion by casting vote in its favors. Abstention from casting vote cannot be construed as deemed support for the motion. तो ये लीगल पॉइंट्स थे फॉर द रिमूवल और केस लॉस थे। इसी के साथ रिमूवल वाला पॉइंट खत्म हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का। टुमारो वी विल डील विद अदर जुडिशियल पावर्स दैट आर अवेलेबल स्पेशली विद द सुप्रीम कोर्ट। रिट्स पे तो हम लोग फंडामेंटल राइट में ही डिस्कशन कर चुके हैं, तो रिट्स जो सबसे बड़ा टॉपिक है जुडिशियल पावर्स का उस पर हमें ज़्यादा क्या नहीं डिस्कशन करना होगा कि हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं। हम लोग कुछ उन स्पेशल पावर्स के बारे में बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के पास ही अवेलेबल है, ठीक है। So that is it for today. I will see you in the next lecture.